आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं हम एमसीक्यू की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगे, तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब समय बहुत कम है तो लगातार तैयारी करते रहें। और जो पुराना आप पढ़ चुके हैं, मीन्स फैमिली लॉ सेकंड पढ़ चुके हैं, अब आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो फैमिली लॉ का जो पढ़ें आप उसका भी बीच बीच में आप रिवाइज़ करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आप भूलें ना, समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल ना करिए और रिवाइज़ भी करते रहिए। जो आप पढ़ चुके हैं, फैमिली लॉ सेकंड पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी, जो भी जितने भी वीडियोज़ में के माध्यम से पढ़ा है, जितने भी एमसीक्यू पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड और फैमिली लॉ सेकंड से रिलेटेड, इनको रिवाइज़ करते रहिए आप लोग। ठीक है, उसमें बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए। रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपका पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप तैयार रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो रिवाइज़ भी करते चलिए और अपना करंट का जो डेली का डेली आपका कोर्स चल रहा है, एमसीक्यू चल रहा है, जो मिल रहा है आपको, ठीक है, उसको तो तैयार करना ही है। ठीक है, तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप तैयार कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आपके फ्रेंड्स लोग भी तो करेंगे। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो वीडियो के सारे क्वेश्चंस देखा करिए, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करिए। और ठीक है, और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों को याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, आइए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1939 से 45। ठीक है, 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, पेरिस पैक्ट कब बना? तो आपको याद रखना है 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लोकार्नो की संधि किन देशों के मध्य हुई? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एवं इटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब और किस संधि के तहत की गई? तो आपको याद रखना है 1919 में की गई थी स्थापना और वर्सलीज की संधि के तहत की गई थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत निम्न किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 38 का पहले में। ठीक है, मतलब 1 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से तैयार करते चलिए। इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत हैं? तो आपको याद रखना है
ये सभी जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय विषमय भी, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं और सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ये ऑप्शंस तो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपने ये सभी दिया गया है तो यहाँ पर ये सभी में टिक लगा लिए। अगर मान लीजिए इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत हैं, यही क्वेश्चन होता, ऑप्शंस चेंज कर दिया जाता और केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं रख दिया जाता। यहाँ पे चेंज कर दिया जाता कुछ और, यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे कर दिया जाता कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुन रहे हो ना हमारी बात। तो इस तरह का अगर ऑप्शन बना दिया जाता है तो आपको इनको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं था तो अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं में फिर टिक लगाएंगे और सब दूसरे दूसरे रख दिए जाएंगे, तो वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत में नहीं आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं आता है तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं पे टिक होगा, ये सभी पे नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। तो इसलिए इस तरह क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सार्वभौमिक विधि निर्माण करने वाली संधियों का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र चार्टर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, संधियों की विधि पर वियना अभिसमय कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1958 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जेनेवा अभिसमय कब हुआ। तो जेनेवा अभिसमय 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का अनुच्छेद 38(1)(c) कभी न समाप्त होने वाले ऐसे स्रोत का वर्णन करता है जिससे न्यायालय सहायता ले सकता है तथा लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि कर सकता है, ठीक है। तो ये किसका कथन है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड मैकनायर का कथन है। ये किसका कथन है, लॉर्ड मैकनायर का, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च योग्यता प्राप्त विधि शास्त्रियों के मतों तथा रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को अवधारित करने के गौण स्रोत माना गया है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि तीव्र गति से चलने वाली तथा अंतर्राष्ट्रीय समाज में आज प्रथा के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ने मुख्य स्रोत का स्थान ग्रहण कर लिया है। तो यह निम्न में से किसका कथन है। तो आपको याद रखना है फ्रीडमैन का कथन है ये, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की, मतलब 14 और 15 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आपको याद रखना है चलन की प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। जहाँ चलन समाप्त होता है वहाँ प्रथा आरंभ होती है। तो यह किसका कथन है। आपको याद रखना है
ये कथन जो है वो स्टार्क जी का है, मतलब स्टार्क जी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रथा एक ऐसी चलन है जिसको विधि की शक्ति प्राप्त हो गई है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है वाइनर का है। किसका है ये कथन? वाइनर जी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इनमें से कौन प्रथा का आवश्यक तत्व है? तो आपको याद रखना है जो प्रथा के आवश्यक तत्व हैं ये सभी हैं यहाँ पर ऑप्शंस में जो दिए गए हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी, मतलब प्रथा दीर्घ काल से प्रचलित हो, यह तर्कसंगत होनी चाहिए और इनमें एक रूपता होनी चाहिए। प्रथा के आवश्यक तत्व में आते हैं ये सब, ठीक है। तो ये सभी हैं प्रथा के आवश्यक तत्व, तो ये सभी पर टिक लगेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1997 ईस्वी में, सनी आपको याद रखना है, ओके। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में से यह अंतर्राष्ट्रीय विधि निम्न किन विषयों से संबंधित है? ठीक है, स्रोत नहीं है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है निम्न किन विषयों से संबंधित है? तो आपको याद रखना है इन सभी विषयों से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय विधि, मतलब व्यापार संगठन से संबंधित है, श्रम अभिसमय से संबंधित है और मानवीय अधिकार से संबंधित है। तो इसलिए इन सभी से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय विधि, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में कौन कौन से आते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय आता है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन मिला था ये, इसलिए मैंने कहा इनको याद कर लेना है आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया रहा होगा और आप यहाँ पे आंसर मतलब बता सकते थे ना। जो स्टूडेंट ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, वो ज़रूर बता लेते हैं, क्योंकि अभी अभी मैं इसके ऊपर आपको बता के आ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत कौन कौन से हैं। तो उसमें सभी पे टिक लगाना था, सारे थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत सभी थे तो सभी पे टिक लगाना था। यहाँ पर देखो दो ही दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं दी गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा, ए तथा बी दोनों, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि जो पॉइंट्स मैं कहता हूँ वहाँ पर उसको ध्यान से सुनिए और उसको अच्छे से तैयार भी रखिए। क्या पता यही क्वेश्चन ना करके थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए क्वेश्चंस में, तब भी आप लोग कंफ्यूज होने लगते हो, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन आप दूर करिए, ठीक है। जो मैं कहता हूँ वो करिए आप, ठीक है। उस तरीके से आप पढ़िए, उसको तैयार करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो और आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ठीक है, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जो लोग जो अभी तैयारी तक नहीं शुरू किए हैं, ये भी जान लीजिए उनको जानकारी ही नहीं हुई होगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप लोग शेयर करें वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में से निम्न में कौन सा नहीं है?
तो आपको याद रखना है व्यापार संगठन जो है, ठीक है, व्यापार संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में नहीं है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में नहीं आता है व्यापार संगठन। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 38 के निम्न स्रोत कौन से हैं? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 38 के स्रोत जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, समझ गए, जिसमें सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियां सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर ए तथा बी दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे आगे, 22 और 23 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गौण स्रोत इनमें से कौन से हैं? तो आपको याद रखना है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गौण स्रोत में ये सभी आते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गौण स्रोत कौन कौन से हैं। तर्क है, साम्य एवं न्याय है और राज्यों के पत्रादि हैं, ठीक है, मतलब पत्र आदि, ठीक है। तो ये सभी, तो इनको याद रखिएगा, ये हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गौण स्रोत। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो आपको याद रखना है ये कथन फासेट का है, ठीक है, फासेट जी का है ये कथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 20वीं सदी में, ये 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास को किस प्रकार रेखांकित किया गया? तो आपको याद रखना है इन सभी प्रकार से। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इन सभी प्रकार से है ना, तो इन ऑप्शंस को आपको याद रखना है कि 20वीं सदी में या 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास को हेग सम्मेलन 1899 तथा 107 टाइप से रेखांकित किया गया है, फिर राष्ट्र संघ टाइप से, और फिर लोकार्नो की संधि, ठीक है। मतलब इन पॉइंट से जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास को रेखांकित किया गया है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। क्या पता यही क्वेश्चन सेम ना रख करके थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए ऑप्शंस में, ठीक है। केवल एक ऑप्शन मिलेगा इसमें से रेखांकित का, तो आपको हेग सम्मेलन 1899, जैसे 1899 तथा 107 दे दिया गया हेग सम्मेलन करके, और ये सब ऑप्शन चेंज कर दिए गए और डी ऑप्शन में कह दिया इनमें से कोई नहीं। तो फिर आप क्या करोगे जब आपको तैयार ही नहीं रहेगा? तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, और जितना मैं कह रहा हूँ जो सारी चीज़ें तैयार करने के लिए, उसको तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा तैयार करना ही है आपको। कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सेम यही आ जाए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें से आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन चेंज भी तो किया जा सकता है ऑप्शंस को। क्वेश्चन वही मिलेगा आपको, लेकिन ऑप्शंस चेंज कर दिए जाएंगे। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर कहता हूँ मैं उसको आप ध्यान से सुनिए और उसको तैयार करिए, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, ठीक है।
और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और आगे बढ़ें वो भी। ठीक है, तो चलिए अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।